नमस्कार। आज हम एक अहम सवाल पर बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हाँ, और ख़ास तौर पर ये कि जब किसी देश में आप जानते हैं अलग-अलग तरह के समुदाय हों, तो वो सत्ता कैसे बाँटते हैं। बिल्कुल। इसके लिए हम एनसीईआरटी की किताब लोकतांत्रिक राजनीति का एक हिस्सा देख रहे हैं। और हमारा मकसद है बेल्जियम और श्रीलंका, इन दो देशों की कहानियों से समझना। हाँ, कि कैसे ये देश जहाँ अलग-अलग भाषा, अलग-अलग संस्कृति के लोग हैं, वो सत्ता के बँटवारे की जो चुनौती है, उससे कैसे निपटें। और इसके क्या नतीजे हुए हैं। मतलब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल देशों की कहानियां हैं। सही बात है। देखिए, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत ही यही है कि ताकत ना वो किसी एक जगह या किसी एक अंग के पास नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच बंटवारा। वो तो है ही, पर जब समाज में ही इतनी विविधता हो, भाषा की, धर्म की, जाति की, तब ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। अच्छा। हाँ, कि सत्ता का बंटवारा सिर्फ संस्थाओं में नहीं बल्कि समाज के जो अलग-अलग समूह हैं, उनके बीच भी हो। तो आज हम यही देखेंगे कि जमीनी स्तर पर ये कैसे काम करता है, या क्यों जरूरी हो जाता है, बिल्कुल। जहां समाज में गहरी भिन्नताएं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेल्जियम को देखते हैं। यूरोप का एक छोटा सा देश हाँ, छोटा ही है, हमारे हरियाणा से भी छोटा है क्षेत्रफल में। और इसकी सीमाएं लगती हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग से। आबादी भी कोई ज्यादा नहीं, करीब 1 करोड़। हरियाणा से आधी लगभग। सुनने में तो लगता है कि हाँ ठीक है, एक छोटा यूरोपीय देश। पर यहाँ की जो जातीय बुनावट है वो बड़ी जटिल है। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। देखिए, देश की जो कुल आबादी है उसका करीब 59% हिस्सा ओफ्लेमिश इलाके में रहता है। और डच भाषा बोलता है। हाँ, डच बोलता है। और लगभग 40% लोग वेलोनिया इलाके में हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। और एक छोटा सा हिस्सा जर्मन बोलने वालों का भी है। हाँ, करीब 1%। तो मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप हो गए, डच और फ्रेंच। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और पेज है इसमें, जैसा किताब बताती है। हाँ, वो है राजधानी ब्रुसेल्स का मामला। वहां क्या है? वहां स्थिति एकदम उल्टी है। ब्रुसेल्स शहर में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 80%? हाँ, और सिर्फ 20% डच बोलने वाले हैं। अरे वाह! मतलब जो पूरे देश में बहुमत में हैं डच वाले, वो राजधानी में अल्पसंख्यक हो गए। और जो देश में अल्पसंख्यक हैं फ्रेंच वाले, वो राजधानी में बहुमत में है। हाँ, ये तो सच में अजीब स्थिति है। और इसी जटिलता ने 1950 और 60 के दशक में तनाव पैदा किया। किस तरह का तनाव? देखिए, जो फ्रेंच बोलने वाला समुदाय था, वो अल्पसंख्यक था देश में, पर वो ज्यादा अमीर था, ज्यादा ताकतवर था। अच्छा। हाँ, उन्हें जो आर्थिक विकास हुआ, शिक्षा का फायदा मिला, वो डच बोलने वालों से पहले मिला। तो डच वालों में नाराजगी होगी फिर? बिल्कुल, उन्हें लगा कि भाई हमें पीछे छोड़ा जा रहा है, और ये तनाव पूरे देश में था। लेकिन ब्रुसेल्स में ये कुछ ज्यादा ही तीखा था। क्यों? क्योंकि वहां समीकरण उल्टे थे। हाँ, क्योंकि वहां देश का बहुमत वाला डच समुदाय अल्पसंख्यक था। और उसे रोजमर्रा में ये महसूस होता होगा। तो किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि भाई क्या हो सकता था वहां। बिल्कुल। मतलब अगर वो चाहते तो। हाँ, मतलब जो डच समुदाय था वो तो संख्या में ज्यादा था। हाँ, वो अपनी मर्जी थोप सकता था फ्रेंच और जर्मन भाषियों पर। और अगर ऐसा होता तो जाहिर है टकराव बढ़ता, हो सकता है देश बढ़ जाता। और ब्रुसेल्स का क्या होता? उस पर तो दोनों अपना हक जताते। हाँ, उस पर नियंत्रण के लिए लड़ाई हो सकती थी। मतलब एक बड़े संकट की पूरी संभावना थी वहां। ये दिखाता है कि सिर्फ बहुमत होना ही काफी नहीं है, खासकर जब देश में इतनी विविधता हो। बिल्कुल, अगर बहुमत अपनी मनमानी करे तो जो अल्पसंख्यक समूह है उनमें अलगाव बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, और ये देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। तो बेल्जियम एक तरह से एक मोड़ पर खड़ा था। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब जरा नजारा बदलते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में चलते हैं, श्रीलंका। ठीक है भारत के दक्षिण में कुछ ही दूर एक द्वीप देश, जी। आबादी करीब 2 करोड़। हाँ, लगभग हरियाणा जितनी। तो यहाँ क्या स्थिति थी? बेल्जियम से कैसे अलग थी? देखिए, श्रीलंका में भी जातीय विविधता है, जैसे दक्षिण एशिया के कई देशों में होती है। कौन कौन से मुख्य समूह हैं? सबसे बड़ा समूह है सिंहली भाषा बोलने वालों का, करीब 74%। 74%? हाँ। ये तो बहुत बड़ा बहुमत हुआ। हाँ, और दूसरा मुख्य समूह है तमिल बोलने वालों का, वो करीब 18% है। और धर्म के हिसाब से? ज्यादातर सिंहली जो है वो बौद्ध है, और तमिल बोलने वालों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अच्छा। और करीब 7% ईसाई भी हैं,
जो सिंघली और तमिल दोनों समुदायों से आते हैं। तो यहाँ भी विविधता है, लेकिन इसमें एक और परत है, किताब बताती है। तमिलों के अंदर भी बंटवारा है। हाँ, ये भी एक अहम बात है। तमिलों में 2 ग्रुप हैं। एक है श्रीलंकाई तमिल। वो कौन है? वो करीब 13% है कुल आबादी का, और ये देश के मूल तमिल माने जाते हैं। ज्यादातर उत्तर और पूर्व में रहते हैं। और दूसरे हैं भारतीय तमिल। इनके पुरखे औपनिवेशिक काल में, मतलब अंग्रेजों के टाइम में, बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। तो तमिल समुदाय भी एक नहीं है। हाँ, उनमें भी ये 2 उपसमूह हैं। अब अगर हम इसको बड़ी तस्वीर में देखें, तो श्रीलंका में जो सिंघली समुदाय का बहुमत है 74%, वो बेल्जियम के डच बहुमत 59% से भी काफी बड़ा है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। तो किताब इशारा करती है कि उनके लिए, मतलब सिंघली समुदाय के लिए, संख्या बल के हिसाब से अपनी मर्जी पूरे देश पे थोपना सैद्धांतिक रूप से शायद आसान था। हमने 2 अलग-अलग स्थितियां हैं। हाँ। एक तरफ बेल्जियम, जहां भाषाई बंटवारा जटिल है, राजधानी में हिसाब उल्टा है और बहुमत उतना जबरदस्त नहीं है। दूसरी तरफ श्रीलंका, जहां एक बहुत बड़ा भाषाई और धार्मिक बहुमत है और अल्पसंख्यक समुदाय खुद भी बटा हुआ है। बिल्कुल। और दोनों ही देशों में आप देख सकते हैं गहरे विभाजन थे और टकराव की संभावना भी थी। यहीं पर वो बुनियादी सवाल आता है जो इस किताब के हिस्से के केंद्र में है ना? हाँ, बिल्कुल। कि लोकतंत्र जो है वो ऐसे गहरे बंटवारों का सामना करते हुए सत्ता साझेदारी की मांगों को कैसे संभालता है। क्या वो बहुमत को सब कुछ तय करने देता है या फिर कोई और रास्ता अपनाता है? हाँ, क्या वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है? यहीं से हमें इन दोनों देशों के जो अलग-अलग रास्ते रहे उनको समझना होगा। तो फिर बेल्जियम ने क्या किया? उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, टकराव का या कोई और? यहीं पर बेल्जियम की कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। किताब बताती है कि बेल्जियम के जो नेता थे, उन्होंने एक अलग ही रास्ता अपनाया। कैसा रास्ता? उन्होंने माना कि हाँ, हमारे देश में क्षेत्रीय अंतर है, सांस्कृतिक विविधता है, इसे स्वीकार करना होगा। अच्छा। और फिर 1970 से 1993 के बीच सोचिए, उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए। 4 बार? क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि देश में रहने वाला कोई भी आदमी, चाहे वो डच बोले, फ्रेंच बोले या जर्मन, उसे ये न लगे कि मैं इस देश में बेगाना हूं, सब मिलजुल कर रह सकें। ये तो बड़ा काम लगता है, आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने ये किया। एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, नई और थोड़ी जटिल व्यवस्था बनाई, जिसे बेल्जियन मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, क्या था इस मॉडल में खास? सत्ता कैसे बांटी गई? इसमें कई चीजें थी। पहली, जो केंद्र सरकार बनी उसमें डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई। बराबर? भले ही डच वाले ज्यादा थे, भले ही डच भाषी ज्यादा थे, दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला, ये बड़ी बात थी। और दूसरी बात, केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां वो देश के जो 2 मुख्य इलाके थे, फ्लेमिश इलाका और विलोनिया इलाका, उनकी राज्य सरकारों को दे दी गई। मतलब राज्य सरकारें ज्यादा पावरफुल हो गई। हाँ, और वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहीं, स्वायत्त हो गई काफी हद तक। ठीक है। तीसरा, ब्रुसेल्स। राजधानी के लिए एक अलग सरकार बनाई गई और उसमें भी दोनों समुदायों का बराबर प्रतिनिधित्व था। ब्रुसेल्स में भी बराबर, जबकि वहां फ्रेंच वाले 80% थे। हाँ, ये समझौता हुआ। फ्रेंच भाषियों ने ब्रुसेल्स में बराबरी इसलिए मानी क्योंकि डच भाषियों ने केंद्र में बराबरी मान ली थी। अच्छा, लेन देन हुआ एक तरह से। बिल्कुल। और चौथी चीज भी थी, एक तीसरे लेवल की सरकार बनाई गई, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार, ये क्या थी? इसका चुनाव एक भाषा बोलने वाले लोग करते थे, चाहे वो देश में कहीं भी रहते हो। मतलब डच बोलने वालों की अपनी सामुदायिक सरकार, फ्रेंच वालों की अपनी, जर्मन वालों की अपनी। और ये सरकारें क्या करती थी? ये संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े मामलों पर फैसले लेती थी। बाप रे, ये तो सच में बहुत डिटेल्ड और सोचा समझा मॉडल लगता है। है तो जटिल। हाँ, हर स्तर पर हर ग्रुप की चिंता का ध्यान रखने की कोशिश दिखती है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? काम किया ये मॉडल? हाँ, नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम ने जो देश के बंटवारे का खतरा था उसे टाल दिया। अच्छा। जो तनाव थे समुदायों के बीच, वो गृह युद्ध में नहीं बदले। व्यवस्था जटिल जरूर है, थोड़ी बोझिल भी लगती होगी, पर काम कर गई। देश एक साथ रहा। और ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय चुना गया, ये भी तो इसी का सबूत है शायद। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बेल्जियम ने अपनी विविधता को कितने अच्छे से संभाला। तो बेल्जियम ने साझेदारी का, समझौते का रास्ता चुना, विविधता को माना और सबको साथ लिया।
अब श्रीलंका की तरफ देखें, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने भी ऐसा ही कोई रास्ता चुना? अफसोस की बात है कि श्रीलंका की कहानी बिल्कुल अलग है। किताब बताती है कि 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ, तो वहां जो सिंघली समुदाय के नेता थे, उन्होंने अपने बहुमत के जोर पर शासन पर कब्जा करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाया। बहुसंख्यकवाद, ये क्या होता है? ये मान्यता कि भाई जो समुदाय संख्या में ज्यादा है, उसे देश पर अपनी मर्जी से राज करने का हक है, भले ही इसके लिए जो अल्पसंख्यक हैं उनकी इच्छाओं, उनकी जरूरतों को अनदेखा करना पड़े। ओहो, तो उन्होंने ऐसा किया श्रीलंकी नेताओं ने? हाँ, उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए, जैसे 1956 में एक कानून बना दिया। क्या था उसमें? उसके तहत सिंघली को देश की एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। तमिल भाषा को कोई अहमियत नहीं दी। सिर्फ सिंघली, जबकि तमिल भी बहुत लोग बोलते थे। हाँ, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिले हों या सरकारी नौकरियां, उनमें सिंघली लोगों को प्राथमिकता मिलने लगी। अच्छा, भेदभाव शुरू हो गया। हाँ, और जो नया संविधान बना, उसमें ये भी डाल दिया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी, उसे बढ़ावा देगी। तो जो तमिल थे, हिंदू या मुसलमान या ईसाई, उनके बारे में क्या सोचा गया? जाहिर है उन्हें लगा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इन सारे फैसलों से श्रीलंकाई तमिलों में गुस्सा बढ़ा। उन्हें लगा कि वो इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। उन्हें लगा होगा कि कोई भी पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही, उनकी भाषा, संस्कृति का सम्मान नहीं कर रही। बिल्कुल, उन्हें लगा कि सरकार की नीतियां उन्हें बराबरी के अधिकार नहीं दे रही। नौकरियों में, पढ़ाई में, हर जगह भेदभाव हो रहा है। उनके हितों को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो रिश्ते खराब होते गए होंगे? बहुत ज्यादा। तो फिर तमिल समुदाय ने क्या किया? चुपचाप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, मांगे रखी। क्या मांगे थी? कि भाई तमिल को भी राजभाषा बनाओ, हमें अपने इलाकों में कुछ स्वायत्तता दो, शिक्षा और रोजगार में बराबरी दो। लेकिन क्या उनकी मांगे मानी गई? नहीं, लगातार उनकी मांगों को ठुकराया गया। तो फिर 1980 के दशक तक आते आते स्थिति और बिगड़ गई। उत्तर पूर्वी श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य, तमिल ईलम बनाने की मांग उठने लगी। अलग देश की मांग? हाँ, और इसके लिए कई संगठन बन गए जो हथियारबंद संघर्ष करने लगे। और इसका नतीजा? बेल्जियम जैसा शांतिपूर्ण तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। दोनों समुदायों के बीच शक और अविश्वास इतना बढ़ गया कि वो एक बड़े टकराव में बदल गया, और जल्द ही इसने गृह युद्ध का रूप ले लिया। गृह युद्ध? हाँ, और इसके नतीजे भयानक थे। हजारों लोग मारे गए, दोनों तरफ के। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा, वो शरणार्थी बन गए। कितनों का रोजगार छिन गया। देश का कितना नुकसान हुआ होगा? सामाजिक, आर्थिक? बहुत बुरा असर पड़ा। और ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं चली, दशकों तक चलती रही। 2009 में जाकर कहीं खत्म हुई, लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं। तो ये तो बिल्कुल उल्टी कहानी हो गई। बेल्जियम ने साझेदारी चुनी, शांति मिली। श्रीलंका ने बहुमत का राज चाहा, और नतीजा हुआ अलगाव, हिंसा और दशकों का गृह युद्ध। हाँ, ये दोनों उदाहरण हमें सत्ता की साझेदारी के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सबसे अहम सबक क्या है? सबसे अहम सबक शायद यही है कि अगर किसी देश में विविधता है, तो सत्ता का बंटवारा जरूरी है। ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, ये देश की शांति और स्थिरता के लिए एक जरूरत बन जाता है। किताब में इसके लिए 2 तरह के तर्क दिए गए हैं ना? हाँ, बिल्कुल। एक है युक्तिपरक तर्क, मतलब प्रूडेंशियल रीजन। वो क्या है? वो ये कि सत्ता बांटने से क्या होता है कि जो अलग-अलग सामाजिक समूह हैं, उनके बीच टकराव का डर कम हो जाता है। अच्छा। क्योंकि अगर टकराव बढ़ेगा तो हिंसा होगी, राजनीतिक अस्थिरता आएगी। तो सत्ता में हिस्सा देना लंबे समय में देश की स्थिरता के लिए ही अच्छा है। मतलब बहुमत वाले अगर ये सोचें कि हम अपनी चला लेंगे, तो शायद वो शॉर्ट टर्म में ठीक लगे, पर लॉन्ग टर्म में देश के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल, वो देश की एकता को ही कमजोर करता है। और दूसरा तर्क? दूसरा तर्क है नैतिक, मॉरल रीजन। वो क्या कहता है? वो कहता है कि सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र की आत्मा है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि सत्ता उन लोगों के बीच साझा हो जिन पर शासन किया जा रहा है। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, इस शासन में हमारी भी हिस्सेदारी है। हाँ, कि शासन कैसे चल रहा है इसमें हमारी भी भूमिका है। एक जायज सरकार, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जिससे नागरिक जुड़ाव महसूस करें, और सत्ता में हिस्सेदारी देना इसी लोकतांत्रिक भावना का सम्मान है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल जरूरत नहीं है, बल्कि एक तरह से सही और गलत का सवाल भी है। हाँ, एक नैतिक जरूरत भी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, बेल्जियम ने मुश्किल हालात में भी संविधान बदला,
सत्ता को अलग अलग लेवल पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा और शांति बनाए रखी। बिल्कुल। वहीं श्रीलंका में बहुमत ने सत्ता पर एकाधिकार चाहा, अल्पसंख्यकों को अलग थलग कर दिया और देश गृह युद्ध की आग में झुलस गया। एकदम सही। और ये दिखाता है कि सत्ता साझेदारी के ना कई तरीके हो सकते हैं। जैसे सरकार के अलग अलग अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बंटवारा, या केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा। हाँ। या फिर समाज के अलग अलग समूहों जैसे भाषा या धर्म के आधार पर बने समूह, उनके बीच सत्ता का बंटवारा। या फिर राजनैतिक दलों, दबाव समूहों के बीच भी सत्ता बंटती है। बेल्जियम ने इनमें से कई तरीके अपनाए। हाँ, उन्होंने कई रूपों का इस्तेमाल किया। और श्रीलंका ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे हम देख चुके हैं कितने विनाशकारी हुए। तो ये जो किताब हमें बता रही है, इन दो देशों के जरिए ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये सिर्फ इतिहास या पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नहीं है, ये आज की दुनिया के लिए भी बहुत जरूरी है। कई देश आज भी ऐसी ही मुश्किलों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ। कि बेल्जियम और श्रीलंका के ये जो अनुभव हैं, इनको समझकर हम आज दुनिया में दूसरी जगहों पर जहां ऐसी ही विविधता है, ऐसी ही खींचतान है, वहां की स्थितियों को कैसे बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि सत्ता के लिए संघर्ष हमेशा खुलेआम लड़ाई या गृहयुद्ध का रूप नहीं लेता। कई बार वो बहुत सूक्ष्म तरीकों से चलता रहता है। जैसे भेदभाव के रूप में, या अवसरों की कमी के रूप में, या राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल न किए जाने के रूप में। ये चीजें भी समाज को अंदर ही अंदर कमजोर करती हैं, है ना? ये सोचने वाली बात है।